हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जो हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें से हमारा एक करेक्ट ऑप्शन का हमें कैसे सिलेक्शन करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे टर्म 1 के एग्जामिनेशन है उसको हम किस तरह से पैटर्न आएगा और उसको हम कैसे आंसर उसका सही कर पाएंगे, तो यही प्रैक्टिस चल रही है। तो देखिए 8th का हमारे पास में हमारे पास इसके क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे 8th क्वेश्चन में। द सेट ए गिवन है, उसमें क्या गिवन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंडलेस नंबर हैं ये गिवन है, इस तरह से रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं द सेट ऑफ। इसमें से हमें इस ऑप्शन बताना है कि होल नंबर है वो, या नेचुरल नंबर का सेट है, या इंटीजर्स हैं, या इवन नंबर है। तो जो हमें यहाँ से सेट गिवन है हमें केवल इसी पर ध्यान देना है कि ये हमारा सेट जो गिवन है उसमें नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं। तो जो नंबर, क्या ये होल नंबर हैं, क्या ये नेचुरल नंबर हैं, क्या ये इंटीजर का सेट है, या इवन नंबर का सेट है। तो हम ये जानते हैं कि जो अगर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो हमारे सारे कैसे नंबर होते हैं, 1 2 3 ये 4 ये नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर उसमें 0 शामिल कर दिया जाता तो वो हमारा क्या बन जाता, होल नंबर का सेट बन जाता। और नेगेटिव नंबर शामिल किए जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसी में इंटीजर्स बन जाते हैं। और इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो वो सारे नंबर हमें इवन नंबर कहलाते हैं। अब हमें ये देखना है इस सेट में हमारे में क्या हो रहा है, क्या ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। क्या ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं है, 0 भी शामिल है इसमें। और इंटीजर्स क्या नेगेटिव नंबर हैं, नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत और चेंज करके भी अगर बना सकते हैं तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर दिया है। तो जब भी किसी सेट में सेट ऑफ नंबर दिया होगा तो वहां पे अगर हमारा 0 भी अगर नेचुरल नंबर के साथ शामिल होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। तो ये सेट हमारा कौन सा हो गया, होल नंबर का सेट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, होल नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं आराम से। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास में द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंडलेसली नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। एंड रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, ये जो सेट है एक और सेट दे रखा है, तो ये सेट आपको फिर से बताना है कि इनमें से ये किसका सेट है। क्या ये होल नंबर हैं, क्या ये नेचुरल नंबर हैं, क्या इंटीजर्स हैं, या ऑड नंबर का सेट बनाते हैं। ठीक है, ये जो सेट है इसमें जो नंबर हैं, एलिमेंट्स इसके दे रखे हैं, वो सारे के सारे हमें देखने से पता चलेगा। ये जो सीरियल दिया हुआ है, जब हमारे पास होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, और 1 2 3 जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं होल नंबर हो जाते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स वो होते हैं जब हम उसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर में, तो वो हमारे सारे के सारे कैसे हो गए, ऑड नंबर हो गए। तो यहां से हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं ना काउंटिंग नंबर्स हैं, वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट किसका हो गया, नेचुरल नंबर का। तो सीधा सीधा हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस, अगर आप फिर से ध्यान रखें, अगर कहीं आपको इस तरह से आपको जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे अगर ये सेट दिया जाए कहीं, तो ये आपको अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो आप ये किसका सेट है, ये हमारा इंटीजर्स हैं, ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो आप वहां पे इंटीजर्स को सही करेंगे। लेकिन यहां पे ये क्या दे रखे हैं हमारे पास में, ये हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सेट हमारा नेचुरल नंबर का हो गया। पहले वाला जो क्वेश्चन था, अगर इसमें नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर देते हैं तो किसका सेट बन जाता है, वो होल नंबर का बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बने रहिए प्रैक्टिस के लिए मेरे टेस्टी मैथ में। अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, चलिए देखते हैं। फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी क्या दे रखा है, कोई इंटीजर हमारे पास में p है, उसके साथ में ये बताया गया अगर इंटीजर p है हमारे साथ में तो उसमें इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा। इवन इंटीजर किस फॉर्म में, कोई इंटीजर p दे रखा है और उसमें से हमें इवन इंटीजर अगर हमें छांटनी है तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में मिलेंगे। p इंटीजर है, इवन इंटीजर के बारे में बात हो रही है, तो वो किस फॉर्म में होंगे, क्या वो p होगा,
p+1 होगा या 2p+1 होगा या 2p होगा। जब भी इवन की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जब हम इनको 2 से डिवाइड करते हैं कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, यानी कि वहां पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। आप कोई सा भी ऐसा नंबर लेंगे जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर उनका 0 आ रहा है, तो कैसे होंगे वो, इवन नंबर होते हैं। तो हम ये देखेंगे यहां से ऐसा कौन कौन से ऑप्शन है जिनको जो हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या p ये 2 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। यहां इंटीजर के साथ साथ एक हमारे पास रिमाइंडर भी है, ठीक है, तो ये भी डिवाइड नहीं है। अब देखेंगे 2p, ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये 2p है, तो ये कैसा है, 2 इसका एक मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, अगर एक p मान लें और एक 2 मान लें इसमें से, तो इसमें से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो 1 क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, इसके साथ साथ ये डिवाइड होने के साथ साथ रिमाइंडर बच रहा है 1, तो ये भी नंबर हमारा नहीं हुआ। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो अगर 2 से कंप्लीटली जब तक डिवाइड नहीं होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब तक हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये इवन है। तो यहां हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये क्या बच रहा है, हमारे पास एक रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, जब हम इवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 आना चाहिए। तो इसमें से कौन सा, ये कंप्लीटली डिवाइड भी हो रहा है और यहां पर रिमाइंडर 0 भी है, यानी कि रिमाइंडर नहीं है। तो ये नंबर हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, इवन नंबर कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, 2p में होगा। लेकिन यहां पर 2p में 1 रिमाइंडर बच रहा था, ये डिवाइड तो हो रहा था, साथ ही साथ 1 रिमाइंडर भी आ रहा था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कंप्लीट हमारा जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2p कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, इवन नंबर वाला। इवन इंटीजर कौन सा है इनमें से, अगर p इंटीजर है तो ये 2p हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, अगर p फिर से कोई इंटीजर दे रखा है और यहां पर ये आपसे पूछा गया है ऑड इंटीजर्स के बारे में, तो मैंने बताया है कि जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, तो वो क्या हो गए हमारे पास में, इवन हो जाएंगे। और जहां रिमाइंडर बच रहा है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। 2 ही तरीके हो सकते हैं भाई रिमाइंडर आने के, जब 2 इससे लेस देन डिवाइजर होता है ना भाई, या तो 0 होगा रिमाइंडर या 1 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 से कम होगा। तो हम ये देखेंगे कि इनमें से हमारे पास ये पता नहीं, ये इंटीजर है p है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल के साथ नहीं है, लेकिन रिमाइंडर भी बचा हुआ है। अब यहां से देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर भी बच रहा है, इसमें ये डिवाइड हो रहा है लेकिन यहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये तो इवन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये डिविजिबल है 2 से और 1 इसमें रिमाइंडर बचा हुआ है, यानी कि इवन अगर इसको हम कहें तो इवन से अगला वाला कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, या रिमाइंडर भी हम कह सकते हैं इसको। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो इवन होता है, और रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है तो वो हमारा नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, 0 रिमाइंडर पे हमारा इवन, अब रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है हमारा। तो इसमें से ऑड वाला कौन सा हो जाएगा, जो 2p+1 है वही हमारा ऑड हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को देख लेंगे, कोई भी नंबर लें, वहां पे हमारा जो 2 से कम ही हमारे पास 2 3 जा 6 1 बचेगा, यानी कि जो 1 है हमेशा वो क्या होगा, इस डिवाइजर से कम ही आएगा। या तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो आप जब भी देखेंगे कि जो ऑड नंबर होगा, अगर उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा होगा, क्योंकि 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और अगर वो 0 रिमाइंडर बचता है तो कैसे हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो इवन हुआ। अब इवन से अगला यानी +1 हो रहा है इसमें से, तो अगला नंबर हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया हमारा। तो इसमें से जो ऑड इंटीजर कौन सा छांट लेंगे हम, वो हो जाएगा हमारा 2p+1। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस और अपनी जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। गिरते हैं से सवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथमेटिक्स में। आज फिर से आपसे मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है मेरी MCQ की, वही लेके आया हूँ। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, एक रेडियस है सर्कल की, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। देन द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज, वो पूछा गया है, रेडियस गिवन है तो एरिया कैसा होगा। इसमें से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा होगा। तो हमारे जो टर्म 1 के एग्जाम्स हैं आपको पता ही है, वो MCQ होंगे, तो उस हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आएगा। तो इसको हम कैसे इसको सही करेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन है रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और एरिया पूछा है कि एरिया बताना है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रेशनल नंबर होगा एरिया या इरेशनल नंबर होगा,
या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब हमें देखा है रेडियस, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जानते हैं आप, गिवन है ये हमें। तो अगर एरिया हमसे पूछा जाए, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, देन पाई इंटू आर की वैल्यू 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 पाई आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एरिया आया 49 पाई। अब तक हम करते क्या थे, जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ हमने पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 लगा दी थी, लेकिन 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 22/7 जब हम वैल्यू लगाते हैं ये हमारा कैसा नंबर हो जाता है, ये रेशनल नंबर होता है। बट पाई कैसा है, इर्रेशनल है, पाई इज इर्रेशनल। पाई हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, हम पहले ही जानते हैं कि पाई रेशनल कैसे है, पाई की वैल्यू जो निकाली गई है हमारी कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है। ठीक है, और जब सुपर कंप्यूटर आए हैं तब से इसकी पाई की जो वैल्यू आई है वो ट्रिलियंस टाइम तक उसको मतलब जब निकाला गया है तब भी वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो रही है। और जब नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और 49 हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, 49 हमारा रेशनल हो गया। अब जब भी हम रेशनल का इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमारी कैसी होती है, रेशनल इंटू इर्रेशनल। जब भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी, इर्रेशनल ही आएगी। कैसी होगी, इर्रेशनल होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं तो एरिया हमारा कैसा हो गया, इर्रेशनल हो जाएगा। इर्रेशनल तो पहला वाला हमारा क्या है, रेशनल। क्या ये रेशनल है, रेशनल नहीं है हमारा, क्योंकि रेशनल इंटू इर्रेशनल क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो सेकंड ऑप्शन इर्रेशनल, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, इर्रेशनल हो गया। यही सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। फिर भी हम देख लेते हैं आगे, थर्ड ऑप्शन चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग हो तो वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल ही होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर ही कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो गया है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एन इर्रेशनल। यानी कि हमारे पास जब रेडियस पता है, एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई में जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 पाई आ गया। और ये रेशनल नंबर है, ये पाई इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि अब तक इसको यूज नहीं करना है हमें, 22/7 को यूज नहीं करना, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये रेशनल नंबर। ठीक है, एक्चुअल है क्या, पाई इर्रेशनल है। तो इसका रेशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो बहुत आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। बस इसी तरह की सीरीज में आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हमारे जो सीरीज चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उसमें तो एक क्वेश्चन फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एंड्स विद डिजिट 0। एंड किससे होना चाहिए, 0 से, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हमारे पास में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उन्होंने बताया कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर एक्सपेंड किया जाए, या जिसकी n नेचुरल नंबर है, पावर दे रखी है, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें कि जो डिजिट आएगी पावर्स को हम जब सॉल्व करेंगे उसके बाद में लास्ट में 0 किसके, कौन सी जो हमारे पास नंबर होगा उसमें आएगी। ठीक है, किसके लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ से हम 6 की पावर ऑन n दे रखी है, 4 की पावर n दे रखी है, 6 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई, और दोनों की पावर कितनी चढ़ी हुई है, n चढ़ी हुई है यहाँ पे। और लास्ट ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो नंबर दे रखा होता है, जैसे उसमें 0 आता है तो 0 हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, 0 हमारे जो 10 है, सपोज करो जैसे ये 10 है, 10 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसी नंबर को तभी तो हमारे पास में 0 आता है, 10 से मिलेगा। और ये 10 के अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, 2 × 5। तो हमारे पास में 2 और 5 का अगर जब भी मल्टीप्लाई होगा तभी हमें 10 मिलेगा, यानी कि कोई भी नंबर लास्ट में उसके में 0 आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो 30 है तो 30 क्या है, 3 और 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो 0 बना हुआ है इसके लिए 10 के अगर हम देखेंगे तो ये किससे है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करके देखेंगे 2 और 5 है। ठीक है, इस तरह से। तो जब भी कोई डिजिट हमारे पास में अगर आती है जिसमें एंड में अगर 0 दिया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब हमारे पास एक पेयर पूरा का पूरा 2 और 5 का हो, यानी कि पेयर हमारे पास में कितना हो,
2 और 5 का पेयर होना जरूरी है। 2 और 5 के अलावा हमारे पास क्या इसमें से अकेला 4 2 है, तब भी हमें इसमें 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 0 नहीं, और 5 से अकेले से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 0 नहीं मिल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में। ठीक है, तो हमारे पास में एक पेयर क्या होना चाहिए, हमारे पास में 2 एंड 5 का एक 0 लाने के लिए कम से कम एक 0 लाने, अगर हमें एक 0 लेके आना है एंड में, तो उसके लिए हमें एक पेयर 2 और 5 का चाहिए ही चाहिए। अगर हमें डबल 0 लेके आना है तो हमें डबल पेयर चाहिए, इसके लिए 2 पेयर। अगर 3 0 लेके आ रहे हैं तो इन्हीं प्राइम फैक्टर्स जो 2 और 5 का पेयर है, हमें 3 पेयर चाहिए। ठीक है, तो हमें केवल क्या पूछा, केवल एंड में ये बता दो कि यहाँ से 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का जो पेयर है वो हमारे पास में होना चाहिए। तो हमें क्या 6 की पावर n से मिल सकते हैं, यहाँ 6 के मल्टीप्लाई अगर हम देखें प्राइम फैक्टर 2 और 3, तो यहाँ से 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हुआ। अब 4 की पावर n है, इसके लिए हम देखेंगे नेचुरल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से 4 है तो 2 इंटू 2। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2 और 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से 2 है, ये दूसरा भी 2 है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो यही यहाँ से आएगा। तो न तो इसमें भी हमें 5 मिल रहा है, न यहाँ से 5 मिल रहा है, नहीं यहाँ से 5। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में हमें जब हम देखेंगे तो अकेले 2 से हमें 0 नहीं आ सकता, जब तक कि उसका दूसरा जोड़ीदार हमारे पास 5वां ये 5 है वो नहीं है। इसकी जोड़ी 2 और 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन होना जरूरी है 0 आने के लिए। 0 तभी पॉसिबल है जब 2 और 5 हमारे पास में एज ए प्राइम फैक्टर, मीन्स एक पेयर हमारे पास में, कम से कम एक पेयर तो हो ही हो हमारे एक 0 के लिए। ठीक है, ज़्यादा 0 लाना चाहते हैं तो उसके लिए उतने ही पेयर हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये पूछ रहे हैं एंड में एक 0 लाना है तो एक पेयर हमें 2 और 5 का चाहिए, तो कहीं से भी हमें एक भी पेयर 2 और 5 का नहीं मिल रहा है, इसलिए ना तो यहाँ से 5 आएगा ना यहाँ से आएगा, नहीं इनमें से कहीं से हमें 5 आ रहा है प्राइम फैक्टराइज करने। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नन ऑफ दीज, जहां से हमें 0 इनमें से किसी से नहीं मिलेगा, ये हमें ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊँ जो आपको कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखें, इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, सच दैट ए इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू वाई दिया हुआ है एंड b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए और बी 2 इंटीजर्स हमारे पास में पॉजिटिव और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। और ये x और y की जो फॉर्म है इसमें ए और बी को ब्रेक किया गया है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। देन फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें इसमें देखना है कि एचसीएफ हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक कंसेप्ट हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जो नंबर दे रखे होते हैं उसमें से हम क्या देखते हैं, लोएस्ट हमारे पास में जो पावर्स होती हैं, लोएस्ट पावर्स, इसमें क्या चेक करते हैं, लोएस्ट पावर चेक करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या चेक करते हैं, लोएस्ट पावर चेक करते हैं ऑफ ईच प्राइम, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहां से पूरा लिख लीजिए आप, कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, जितने भी कॉमन फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, हर एक जो हमारे पास जितने भी कॉमन होंगे उनमें से हम हर एक की पावर चेक करेंगे। ठीक है, और वो भी कौन सी वाली लेते हैं, हम लोएस्ट वाली पावर लेते हैं। और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम इसका जस्ट उल्टा है, इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर चेक देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर, लेकिन देखते किसकी है, हर एक की। इसको मैं किसी को नहीं छोड़ना है, इसमें कॉमन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें जिसकी हाईएस्ट पावर नहीं ली गई है, हर एक प्राइम फैक्टर की। ठीक है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहां पर हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, वहां पर हर एक कॉमन की जो भी हर एक कॉमन होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, और यहां पर ईच प्राइम फैक्टर, बस कॉमन वर्ड यहां से हट गया है। ठीक है, नीचे वाले में एलसीएम में।
तो बस इतना अंतर है। एचसीएफ क्या होता है, इसमें से देखते हैं हम लोएस्ट पावर देखते हैं लेकिन किसकी, कॉमन वाले की, और एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं लेकिन हर एक की देखते हैं, हर एक प्राइम फैक्टर की। प्राइम फैक्टर किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कॉमन है या नहीं है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, कॉमन की बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। और एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कॉमन एचसीएफ में किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन की बात करते हैं, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, कॉमन वाले की, और उनकी भी क्या लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। और एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर की बात करते हैं लेकिन किसकी, सिर्फ और सिर्फ वो सारे की, ऑल जितने भी प्राइम फैक्टर्स दे रखे होंगे सभी की हाईएस्ट पावर, ठीक है। बस यहां से देख लीजिए। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, इसको मैं साफ कर देता हूं, 1 मिनट। अब ये समझ में आ गया आपकी में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहां से ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, यहाँ x की पावर 4 इंटू वाई दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास में, x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है। तो अब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, हमने बताया एचसीएफ जब देखते हैं तो उसमें से हमें क्या छांटना होता है, लोएस्ट पावर देखनी होती है, और किसकी देखनी होती है, कॉमन वाले की। तो कॉमन क्या है, यहाँ से x, ये दोनों कॉमन है, बाई और बाई दोनों कॉमन है, कोई तीसरा हमारे पास में वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारे पास में कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो अब उससे तो कोई लेना नहीं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कॉमन है, x भी कॉमन है और y भी कॉमन है। तो अब जब कॉमन दोनों है तो पहले x की जो लोएस्ट पावर है उनको देख लेते हैं। दोनों में 4 है और यहाँ 2 है, तो x की पावर लोएस्ट कितनी है, 2 है। 4 और 2 में से कम कौन सी है, 2 पावर हमारे पास 2 पावर कम है। y की इनमें से कौन सी कम है, 2 कम है या ऊपर 1 कम है, यहाँ कितनी पावर है, 1 है। तो 2 और 1 में क्या कॉमन है, y अकेला कॉमन है। तो जो लोएस्ट पावर है वो लेते हैं हम इसमें। एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं हम किसकी, कॉमन वाले की, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन को हमें देखना है। किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन के बारे में हमें बात करनी है, और उसमें से लोएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। इसमें से लोएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर। अगर यहीं से अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि एलसीएम बता दीजिए आप, इसका एलसीएम क्या होगा ए और बी का, ठीक है। तो जब ए और बी का एलसीएम निकालते तो वहां से हम क्या बताए थे, वहां पे हमें क्या देखनी होती है, एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है, लेकिन हर एक की देखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन से कोई लेना, एक्स में और यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो हाईएस्ट कौन सी पावर है, 4 पावर है। तो अब इसको 4 वाले को ले लिया, जिसकी पावर ज़्यादा होती है एलसीएम उसको लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से बाई और बाई 2 में क्या है, यहाँ से इसकी 2 पावर है तो इसको ले लेंगे, बाई की पावर 2 है। बस ये हमारे पास में एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम में हमें क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं लेकिन हर एक की देखते हैं, कॉमन से कोई लेना देना नहीं है। और एलसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन जो प्राइम फैक्टर होंगे सिर्फ उनकी ही, और वो भी लोएस्ट वाली लेंगे, ठीक है। लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास निकालना क्या था, हमें ये क्वेश्चन तो करना नहीं था। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ के बारे में पूछा गया है। तो एचसीएफ एक्स स्क्वायर वाई यहाँ कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज और करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम बहुत सिंपल है कुछ नहीं। इसमें से क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें पावर्स को देखना होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर है उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं आपको अगर 16 दे रखा है और ये दिया हुआ 36, ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4 है, ये ले लिया। इसको कैसे करेंगे, ठीक है, 12 3 जा होते हैं और ये 9 4 जा हो गए, 9 इंटू 4, इसको तोड़ लो, इसको फिर से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हम 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अगर इसका एचसीएफ निकालते, ठीक है, तो क्या आ जाता, हमने बताया एचसीएफ में हमें क्या करना, लोएस्ट पावर लेनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमन की देखते हैं। तो कॉमन क्या है, ये केवल 2 इसमें कॉमन है, 3 तो कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन है उसकी भी लोएस्ट, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। बस ये हो गया, ठीक है। और अगर इसी का एलसीएम निकालना होता, अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो वहाँ हाईएस्ट पावर देखें, लेकिन कॉमन से कोई लेना देना नहीं। अब हर एक की, इसमें हाईएस्ट 2 और पहले वाले इसमें दोनों कॉमन। हाईएस्ट किसकी है, 4 वाली का हाईएस्ट है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 है, तो 4 वाली ज़्यादा है, इसको ले लिया। और यहाँ कॉमन का कोई मतलब, 3 की कितनी पावर है, इसमें तो कम ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है, 2 ही पावर है। तो ये क्या होगा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, 144, 144 हो जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे लिए केवल समझाने की वजह से कह दिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ को मैंने समझाने की वजह से। लेकिन आंसर हमारा क्वेश्चन क्या है, एचसीएम निकलवाया था इस क्वेश्चन का, तो वो कितना आया, एक्स स्क्वायर बाई,
उसको हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस अगर कोई थोड़ा घुमा फिरा करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत आसानी से आप इनको सवालों को निकाल सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो आप समझने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय चैनल टेस्टी मैथ। फिर से मैं आपके लिए एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए हमारे। वाइल प्रूविंग इर्रेशनलिटी ऑफ अ नंबर, जब हम प्रूविंग क्या कर रहे होते हैं, इर्रेशनलिटी को प्रूव कर रहे थे एक नंबर की, जो कैसी फॉर्म में होता है, वो होती है हमारे रूट एन। ठीक है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राइम नंबर। एन कैसा है, नेचुरल प्राइम है। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए क्वेश्चन आया है। इसमें से हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें देखना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो वाइल प्रूविंग इर्रेशनलिटी, आपने देखा होगा हम रूट 2, रूट 3, रूट 4, 5 इस तरह के जो हमारे नंबर होते हैं, जहां n कैसा है, हमारा प्राइम नंबर होता है, तो उनकी रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5 इस तरह के जो नंबर हैं हम उनकी इर्रेशनलिटी प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम कौन सी थ्योरम को यूज़ करते हैं, वो थ्योरम हमसे पूछी गई है। आपको वैसे जनरल नहीं पता होगा कि कौन सी हम थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम इरेशनलिटी को देखते हैं, रूट 5 या रूट 2 की जब इरेशनलिटी करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम इनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में मान के चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं। जैसे इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले लिया, यानी कि रेशनल मान लेते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को इंटीजर्स लेते हैं हमारे। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं वो हमारे, और क्यू कैसा होता है, 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम ये देखें 2 के मल्टीपल में आते हैं, यानी कि दोनों में हम जब एचसीएफ निकाल के लेके आते हैं तो एचसीएफ हमारा न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहा होता है और डिनोमिनेटर को भी, तब वहां में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है जो क्या प्रूव करता है कि ये जो नंबर होता है हमारा रेशनल नहीं है। तो फिर उसी को हम कॉन्ट्रडिक्शन को दोबारा से सही कर लेते हैं, जो हमारा क्या बताता है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वो थ्योरम में हम कौन सी जगह, जो हमारा एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर और उसका स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा होता है, तो वो नंबर भी उसी सेम प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो ये हमारी जो थ्योरम आई थी, ये किसकी हेल्प से आई थी, ये जो आई है हमारी, ये हम प्रूव किसके हिसाब से करते हैं, ये करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जहां पर हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। एक जो इंटीजर है उसके पॉजिटिव इंटीजर के फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। तो इस थ्योरम को जब हम इन नंबर की जो इरेशनलिटी है उसको प्रूव करते हैं, वहां यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास नहीं होगी। दूसरी है थेल्स थ्योरम, ये भी नहीं होगी। हमारे पास कौन सी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमारा और लास्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है, हमारे पास जो सी ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन हम यूज जो करते हैं इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए रूट एन वाले नंबर्स के, यानी कि इस तरह के जो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं उनकी इरेशनलिटी जब भी हम प्रूव करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से हम एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n कैसा है, n + 8, n + 9 एंड n + 10, यानी कि इसका ये प्रोडक्ट हो रहा है तीनों का ही। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास में n, और उनको हमने कैसे लिखा है, n + 8 है, एक n + 9 है और n + 10 है। ठीक है, और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, n इसमें, और इन तीनों का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये भी क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल। हमें ये पता करना है कि वो जो ऑलवेज डिविजिबल हो, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे पहले भी हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट, अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिया है तो कैसा होता है, वो डिविजिबल ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 होता है। ठीक है, क्या था हमारा, n + 1 और n + 2, 3 हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और इनका प्रोडक्ट ऑलवेज डिविजिबल कैसा होता है, वो 6 होता है। ठीक है, तो जब भी वो प्रोडक्ट इस तरह 6 डिविजिबल होगा तो वो होगा तभी जब हमारा ये 2, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी कि इन दोनों से जब डिविजिबल होता है तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, n + 8, n + 9 या n + 10। n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर देंगे तब तो भी ये कैसे मिलेंगे, जो वैल्यू अगर हमने यहाँ से रखेंगे, जैसे अगर n की वैल्यू हम इंटीजर में 1 लेते हैं, 1 + 8 यानी 9 हो जाएगी, और यहाँ से 1 + 9 ये 10 हो जाएगी, और 1 + 10 ये 11 हो जाएगी। तब भी ये कैसे आएंगे, हमारे ये कॉन्जिक्यूटिव ही आएंगे। n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लें, n + 8, n + 9, n + 10, तब ये नंबर कैसे हमारे कॉन्जिक्यूटिव दे रखे हैं। कैसे नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे। ठीक है, तो क्योंकि n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ से लेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आएंगे, और इन तीनों का ही प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा डिविजिबल क्या होगा,
वो किससे होगा, 6 से ही होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाता है ये नंबर। अगर हमारे इसमें से अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, एक इवन एक ऑड होता है, तो इवन वाला हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये हमारी प्रॉपर्टी सही हो गई। अब 3 अगर हमारे पास में जब भी दे रखे होते हैं तो हम ये जानते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है हमेशा ही। और जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो ऐसा नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। तो हमारा ये भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये किससे डिवाइड होगा, 6 से भी हमेशा ही डिवाइड होगा। ओनली 3 नहीं होगा, ओनली 2 से नहीं होगा, ओनली 6 नहीं होगा। केवल ऐसा नहीं है कि 3 से ही हो, कैसा नहीं, ऐसा नहीं है 2 से ही हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 6 से ही हो। ये किससे होगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, इन तीनों ही नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर केवल 6 दिया होता तब भी हम इसको ये नहीं दिया होता, तब भी हमारा ऑप्शन 6 होता। अगर हमारा यहाँ पे क्या दिया होता, अगर ये फिर यहाँ पे क्या होता है 2, 3 ये तीनों ही ऑप्शन दिए होते, या 3 और 6 दिया होता, तो इस तरह से भी हम लिख सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा, या 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हों तो वो 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं, इसलिए वो 6 से भी डिवाइड होंगे और ऑलवेज होंगे। कब होंगे, ऑलवेज, हमेशा। ये बात याद रखना, अगर 3 हैं हमारे पास में तब कैसे हैं वो 3। ठीक है, ये कितने हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव। जब वो 3 होंगे तब वो क्या होंगे, 2 से भी, 3 से भी और देन वो हो जाएंगे 6 से भी डिवाइड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ आपके लिए, MCQ है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स n1 एंड n2 हैव सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 नंबर हमारे पास में दे रखे हैं, एक n1 है एक n2 है, और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है, सेम है उनका। ये याद रखना, प्राइम नंबर्स हमारे पास एक n1 और n2, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हैं, सेम है। तब ये बताइए कि वो n1 इज ग्रेटर देन n2 होगा, n1 लेस देन n2 होगा, या n1 और n2 दोनों ही इक्वल होंगे, या n1 ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है n2 के। अब सपोज कीजिए अगर हमारे पास में कोई प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 हैं और किसी दूसरे वाले के 3 और 2 हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों का अगर जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो क्या होगा, 6 ही आएगा, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। तो यानी कि अगर हम जो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखे हैं, सपोज कीजिए 2, 3 और 5 दिया हुआ है, ये प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, अगर और या 3, 2, 5 भी दिए हुए हैं, या 5, 3, 2 दिए हुए हैं, किसी के इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तब भी प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 5, 3 जा 15, 2 जा 30, और यहाँ से 10, 3 जा 30, और यहाँ से 2, 3 या 6, 5 जा 30। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास में सेम 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 सेम ही प्राइम फैक्टर्स अगर दे रखे हैं, तो वो नंबर हमारे कैसे होंगे, दोनों ही नंबर या जितने भी नंबर दे रखे होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। तो हमारे यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, हमारे पास n1 इज इक्वल टू n2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कि जो दोनों नंबर होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, या कैसे भी उनका मल्टीप्लाई करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारा जो नंबर निकल के आएगा, तो वो दोनों के दोनों ही नंबर कैसे होंगे, दे विल बी सेम, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, n1 इज इक्वल टू n2 होंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ टेस्टी मैथ में। थैंक यू, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज़, जहां पर मैं कंटिन्यूस आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, जो आपकी अभी जो CBSE ने जो पैटर्न चेंज किया है उसके हिसाब से आपको कैसे हमें तैयारी करनी है, उसी से रिलेटेड हमने ये जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो तो मैं करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने उसमें MCQ की सीरीज़ भी स्टार्ट की है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे इसमें से करेंगे, और ये हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए, लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इज ग्रेटर देन b एंड a इज इक्वल टू bq प्लस r दिया है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर q देन। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमारे पास a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, और कैसे दिए हैं, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है एंड a की जो वैल्यू है bq प्लस r है।
ठीक है। तो उसको हमें इसमें ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें ये सेलेक्ट करके बताना है ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हमने पढ़ाई है नंबर सिस्टम, जब पढ़ाया है तो वहाँ पे हमने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ाया है। क्या बताया है वहाँ पे हमने, जैसे a और b हमारे पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड a इज़ ग्रेटर देन b। अगर हम a को डिवाइड करें किसी एनी अदर इंटीजर b तो क्या होगा, हमारे पास में 2 इंटीजर्स और हमें एडजस्ट करेंगे, जो कैसे होंगे, सपोज कीजिए q टाइम्स हमें जाता है डिवाइड इसका b से, अगर हम a को डिवाइड कर रहे हैं तो q टाइम्स और रिमाइंडर हमारे पास में r बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो a की वैल्यू होती थी वो क्या हो जाती है bq प्लस आर के। तो जो रिमाइंडर है वही हमसे ये पूछा गया है कि रिमाइंडर किस किस के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ रिमाइंडर देख लीजिए, यहाँ रिमाइंडर देख लीजिए, यहाँ रिमाइंडर देख लीजिए और रिमाइंडर यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ से क्या होता था, हमारा जो रिमाइंडर होता था वो हमेशा क्या होता था, या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। रिमाइंडर कैसा होगा, या तो हमारा 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो इस तरह से ये कंडीशन यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है। ठीक है, इधर तो 0 से सभी ग्रेटर दे रखा है, लेकिन लेस देन क्या होता था, जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा ही लेस होता है। जो डिवाइजर होता है हमारा, ये हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, इससे भाई हमने एक क्या लिखा बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ डिवाइजर क्या है हमारे पास v है, b से हम डिवाइड कर रहे हैं तभी तो ये हमारा डिविडेंड है, रिमाइंडर ये है, क्वोशिएंट q है। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो जो रिमाइंडर है उसकी हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है रिमाइंडर, लेकिन लेस देन क्या होता है, डिवाइजर। यानी b हमारा अगर डिवाइजर है, इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि b हमारा क्या है, डिवाइजर है। b से हमने डिवाइड किया है a को, तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन डिवाइजर होगी। ठीक है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम देखते हैं हमेशा इसमें से कौन सा दे रखा है। देखिए अब b से देखना है, इसे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, अब हमारे यहाँ डिवाइजर वाला देखना है। डिवाइजर यहाँ लेस देन डिवाइजर है और यहाँ लेस देन इक्वल टू, तो हमारा यहाँ क्या, ये डिवाइजर के इक्वल भी आता है क्या डिवाइड, यहाँ इसके बराबर आ सकता है। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं आता, इक्वल नहीं आता। अगर यहाँ पे डिवाइजर के बराबर होता तो क्या होता, हमारा डिवाइड एक बार और हमारा टेबल में हम आगे और पढ़ लेते हैं, एक बार डिवाइड और चला जाता है यहाँ से। इसलिए कभी भी रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, ऑलवेज लेस देन बी। सो द आंसर सेकंड इज करेक्ट, आंसर सेकंड इज करेक्ट। इस तरह से हम इसको ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एमसीक्यू का। तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लेके आता रहूँगा और आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यूस। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से हम एक एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं आपके लिए, टर्म 1 से रिलेटेड है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म 4m+1, एक नंबर दिया हुआ है और किस तरह से है, किसकी फॉर्म में है, वो इस तरह से दिया हुआ है 4m+1। ठीक है, ऐसा कोई नंबर अगर लिखा गया 4m+1 लिखा गया है, इज ऑलवेज, तो वो क्या होगा, एन इवन नंबर होगा, एन ऑड नंबर होगा, या डिविजिबल बाई 5 होगा, या डिविजिबल बाई 3 होगा, और ये ऑलवेज वर्ड। ठीक है, इस पर आप ध्यान देंगे कैसा फॉर्म में हमारे पास नंबर 4m+1 का है, और ऑलवेज ही वो इवन होता है, ऑलवेज ऑड होता है, ऑलवेज डिविजिबल 5 होता है, और ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 होता है। तो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। ठीक है, इवन ऑड को हम जानते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो इवन होते हैं, और जहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा होता है कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड हम करके देख रहे हैं, तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वहाँ रिमाइंडर बचता है, तो वो क्या नंबर होते हैं, हमारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, अब डिविजिबल अगर कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 3 से भी अगर कंप्लीटली डिवाइड अगर हो रहा है तो यहाँ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब हम अपने नंबर को देखते हैं 4m+1 को। ठीक है, 4m+1 को, इस नंबर को हम जब देखेंगे तो यहाँ से हम ये देखेंगे अगर ये 5 से डिविजिबल होता तो यहाँ रिमाइंडर नहीं बचता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 1 है। डिविजिबल अगर 3 से होता तो अब ये हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता, कंप्लीटली रिमाइंडर 0 हो जाता। ठीक है, और ये इवन नंबर होता तब भी हमारे पास ये रिमाइंडर नहीं बचता, क्योंकि यहाँ क्या बचता, 0 आता हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, इतना तो नंबर हमारा इवन है, लेकिन इससे 1 प्लस करने से ये क्या बन गया, ये आ गया हमारा ऑड नंबर। ठीक है, 4m कैसा होता है, 4m से 2 से डिवाइड हो जाए, 2 2 जा 4, तो 2m आ गया, तो ये तो इवन होता है। ठीक है, तो इवन प्लस 1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगला नंबर ऑड नंबर हो जाएगा।
कैसा नंबर हो जाएगा, ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। इवन प्लस 1, इवन से अगला नंबर क्या हो जाएगा, ऑड आता है। अल्टरनेट हमारे अकर करते हैं, 4m प्लस 1 दिया हुआ है, इसलिए इवन से अगला नंबर क्या होता है हमारा, ऑड नंबर। यानी कि जहां रिमाइंडर हमारे पे बचा हुआ है 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। चैनल का नाम है हमारा टेस्टी मैथ, ठीक है। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स बहुत ही आपको टेस्ट के साथ में सिखाया जाता है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में, ठीक है। एक क्वेश्चन MCQ का फिर से लेके आया हूँ आपके लिए। इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई अ प्राइम नंबर p, ठीक है। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और कैसे है वो, उसमें से अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो एक प्राइम नंबर p से डिविजिबल हो जाता है। देन जो नंबर है a मस्ट बी डिविजिबल बाई किससे, उसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, या p-1 से डिवाइड होगा या p+1 से डिवाइड होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। कहा क्या गया है, कोई नंबर a है, अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं और वो डिविजिबल है p से, कंप्लीट ये डिवाइड हो जाता है, तो ये p भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये भी डिवाइड उसी प्राइम नंबर से होता है, ठीक है। ऐसी हमारे पास में एक थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम हमने पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है हमारी, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर अपॉन p, यानी किसी नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर अगर हमें दे रखा है a, उसका स्क्वायर अगर a नंबर का स्क्वायर करते हैं वो हमारा p से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होता है, p से ही डिवाइड होता है। अगर सपोज कीजिए हमारे पास जैसे कोई एक नंबर 6 है और 6 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर किया हमने तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 हो गए। अब ये सारे के सारे नंबर किसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल हैं, यानी हमने ये सपोज कर लीजिए इसमें प्राइम नंबर कौन सा ले लें, या तो 2 लेंगे या 3 लेंगे, इसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है ये 36, और किसी के द्वारा तो नहीं होगा, या तो प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो 6 है ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर 36 डिविजिबल है 2 से, देन 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यही हमारी थ्योरम होती है। तो अगर किसी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करें, वो अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी क्या होगा, उसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो p से ही a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा, a जो नंबर है वो भी हमारा p से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ p। तो ये a को भी उसी पॉजिटिव इंटीजर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, p से ही, उसी सेम प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिससे उसका स्क्वायर डिविजिबल हुआ है, ठीक है। तो बस यही हमारा ऑप्शन सही है, दैट आंसर इज करेक्ट आंसर इज p। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथमेटिक्स में। चलिए फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारा टर्म 1 से रिलेटेड है। देखते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, हमारे पास में क्या है, 2 इंटीजर्स दे रखे हैं p एंड q, और कैसी फॉर्म में है वो p अपॉन q की फॉर्म में है, यानी रेशियो दिए हुए हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इफ़ q इज ऑफ द फॉर्म, अगर ऐसा होता है उनका जो p अपॉन q जो हम निकालते हैं, यानी कि इंटीजर को हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो उनका जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो कैसा आता है, वो टर्मिनेटिंग आता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो तब कब, जब q हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसमें से हमें बता 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, या 3 की पावर m और 5 की पावर n, 5 और 7 दे रखे हैं, पावर्स लगी हैं m और n, और यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, उस ऑप्शन को बताना है कि जब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और p अपॉन q को हम क्या जानते हैं, p अपॉन q क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। q हमारे पास में क्या हो, जब 0 नहीं हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग। और ये कब पॉसिबल होता है बताइए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कब पॉसिबल होगा। टर्मिनेटिंग पॉसिबल हमें ये बताना है इसमें से जो हमारा q है, कैसा है, जो q है, यानी कि ये डिनोमिनेटर, ये हमारा कैसी फॉर्म में हो, 2 और 3 इस तरह से इनके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हो, जहां m और n पावर में लगी हो, 3 और 5 हो, जब इस तरह से हो, 5 और 7 हो, इनकी पावर से mn है, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस तरह से लिखा हो। तो हमें इनमें से 4 ऑप्शन बताना है कि हमारा जब ये टर्मिनेटिंग होता है तब हमारा q किस फॉर्म में होता है। हमें जानते हैं कि जैसे हमारा
क्यू जो 2 और 5 है इससे क्या बनता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया। अगर सपोज कीजिए अगर हमारे पास में और साथ ही साथ ये एम एन है, ये एम और ये एन, आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर एम और एन क्या है, एम और एन नॉन नेगेटिव हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी इनकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव मीन्स कहाँ से, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, यानी होल नंबर आप ले लीजिए 0 1 2 3 इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं होंगी, ये पावर्स कैसी होंगी, तो एम और एन की दोनों की वैल्यू कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो आप कितनी वैल्यू रखें, तो यहाँ से जो हमारे पास में जो जब हम क्यू जो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो अगर उसका टर्मिनेट हो जाता है वहाँ पर क्यू हमारा कैसा होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये फॉर्म आनी चाहिए। इस क्यू की फॉर्म कैसी होनी चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब जैसे सपोज कीजिए, और वो भी तब जब ये हमारा क्या हो, लोएस्ट फॉर्म में हो। कैसे हो, लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। अब जैसे सपोज करो 23 अपॉन अगर हम लेते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 लेते हैं। ठीक है, तो यहां हम ये देख रहे हैं 2 की पावर दे रखी है और 3 की पावर 3 दे रखी है, यहां पे हमारे पास 5 नहीं है, तो क्या टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग कब होगा, अगर 23 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 अगर इस तरह से दे रखा है, तो यानी 2 की पावर m है और 5 की पावर n दे रखा है, तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया, यहां से जो q है, q किसकी फॉर्म में आया है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में जब दे रखा होता है हमारे पास में q, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है, p अपॉन q का, वो टर्मिनेटिंग होता है। तो q की फॉर्म हमारे पास में कौन सी हो गई, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, 2 और 5 हमारे पास में फैक्टर सम करके लेके आएंगे, और वो पावर्स हमारे पास में m और n कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तब हमारा q क्या होता है, किस फॉर्म में आता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे। सपोज कीजिए अगर कहीं आपको जैसे अगर 3/45 दे रखा है, इसमें से आपको किस तरह से इसमें बताइए कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमारा, तो हम इसको पहले तो लोएस्ट फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, 3 1 जा 3 और ये 15 3 जा 45, तो 1/15 आ गया। अब 1/15 के प्राइम फैक्टर करिए, 3 5 जा 15, 3 और 5 में तोड़ लिया, तो यहां से देखिए क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में ही निकला, 2 की, यहाँ 2 तो आया नहीं, तो ये कैसा एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका नॉन टर्मिनेटिव होगा जाके, वहां पर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में q नहीं आया है, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन उसका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिव होगा। लेकिन यहां से हमारा जो q है वो कैसा है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 दे रखा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिव होगा। तो q कैसा होना चाहिए, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 11/80 मान लीजिए। ठीक है, अब 11 अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 5 जा 5 से कर लीजिए। ठीक है, 2 की पावर 5 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 5 जा हो गए, 16 5 80 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 है और 5 की पावर कितनी है, 1, यानी 2 और 5 ही यही सेम आया हमारे पास में, 2 की पावर 5 और 5 की पावर n, इसी फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। आप जब भी इसको डिवाइड करेंगे, इसको 11 को 80 से, तो एक 0 हटाइए, डेसिमल लगा लीजिए और आप इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो लास्ट में जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर वहां पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, वहां पर जाके लास्ट में जाके हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगर q हमारा 2 की पावर 5 और 5 की पावर n इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो p अपॉन q नंबर का जो एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में होगा, और इस फॉर्म में दिया हुआ q, तो वो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑप्शन डी इज और करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको बताना था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज, तो जो 64 हमारे पास जो नंबर दे रखा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टर्स आप निकालना जानते ही हैं, तो कैसे निकाले जाते हैं। अब 64 नंबर है तो 64 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आपको ये बताना कि इसमें से प्राइम फैक्टर्स हमारे कौन से हैं, 2 इंटू 4 इंटू 8, 4 इंटू 16, 2 की पावर 6, या 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 2 या 6, 2 4 या 2, 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 16 2 या 32, 32 या 64। तो इस तरह से ये भी 64 हो रहा है, ये भी 64 हो रहे हैं, ये भी 16 4 या 64 हो रहे हैं, 2 की पावर 6 करते हैं, ये भी 64 होते हैं। ठीक है, जब भी हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे हमारे यहाँ से, हम
प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, और प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं से हम इनको डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल आते हैं। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, इवन नंबर आ रहा था 2 से करेंगे, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो अब ये हम इसको ऑप्शन से देखते हैं, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 4 प्राइम है नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं फिर से प्राइम फैक्टर्स, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। ये भी दोनों हमारे पास कैसे नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये फिर से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 6 दे रहे हैं, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 6 की पावर लिखा हुआ है, ये तो सही है, ठीक है। अब यहाँ हम इसको भी इस तरह से भी फैक्टर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है इस वाले में, यहाँ पर क्या दिया हुआ 1 भी साथ में मल्टीप्लाई, हाँ सबका मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, सबको प्रोडक्ट करेंगे तब 64 ही आना है, लेकिन 1 इसमें दे रखा है, लेकिन 1 हमारा क्या होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या होता है, ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो हम प्राइम नंबर में भी नहीं ले सकते। तो लेकिन इन्होंने 1 के साथ में मल्टीप्लाई, हम 1 से स्टार्ट तो नहीं करते हैं, वहाँ पे हम किससे स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला प्राइम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है, हमारा 2 है, ठीक है, वो इवन प्राइम भी है, उसको इवन नंबर अकेला इकलौता ऐसा है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, ठीक है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन होते हुए भी प्राइम हो, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हुआ, 2 की पावर 6, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है। बाकी हमारे अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 64 ही आना है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 6। थैंक यू, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं हम फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, जो हमारा MCQ पे बेस्ड है और जो हमारे टर्म 1 के एग्जाम है उससे रिलेटेड है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इज़ बेस्ड ऑन, आपको ये बताना है, हमने हमारे जो रियल नंबर्स चैप्टर है उसमें क्या है, जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, उसको पूछा गया है कि वो किस पर बेस्ड है, इस बेस्ड ऑन एडिशन पे है, सब्ट्रैक्शन पे है, या मल्टीप्लिकेशन पे है, या डिवीजन पे है। हम जानते हैं कि अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, जैसे a और हमारे पास b दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम इस पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइजर मान लेते हैं और इसको डिविडेंड यानी कि जो एक पॉजिटिव इंटीजर है उसको दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और लाई करते हैं q और r, तो वो कैसे होते हैं, r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि ये किस पे बेस्ड है, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा किस पे काम करता है, ये हमारा डिवीजन पे काम करता है। कैसे, डिवाइड करके हम इसको करते जाते हैं और SCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ हम क्या करते हैं, SCF फाइंड करते हैं, और वो भी कैसे, डिवीजन मेथड से। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसका नाम भी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये किस पे काम करता है, डिवीजन पे। किस पे, कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करता है, ये डिवीजन पे, ये बेस्ड है डिवीजन पे, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, किस पे बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज बेस्ड ऑन डिवीजन। सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से है, एक थ्योरम और हमने पढ़ी है इसके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको FT भी कहते हैं, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूज तो हमने बहुत किया है। हमने क्या किया है इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं भाई, फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करता है, डिवीजन करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। हम कैसे क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स में उसको ब्रेक करते हैं। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद में हम फिर क्या निकालते हैं, LCM या SCF हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं उसकी एप्लीकेशंस में। तो हमारा जब भी जो भी नंबर दे रखा है, जैसे 24 दिया है, इसके अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 × 3, तो ये क्या हुआ, 2 3 टाइम्स हो गया और 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको कैसे यूज़ किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ब्रेक किया है, ठीक है। फिर आगे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। जो प्राइम नंबर हैं उनकी फॉर्म में इसको हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे असेंडिंग में लिखें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। तो उनका क्या है, जो कंपोजिट नंबर होगा उसको ऐसी फॉर्म में प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किस पे बेस्ड हो गई, मल्टीप्लाई पे। किस पे बेस्ड है, डिवीजन पे नहीं है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं है, डिवीजन वो एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन कहाँ गया, ये मल्टीप्लिकेशन। किस पे बेस्ड है, ये मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह से आपको बताना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन पे है और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेस्ड ऑन डिवीजन। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फटाफट इसको टिक कर देना है करेक्ट ऑप्शन में। थैंक यू, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स।
इन माय यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ। फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। हमारे पास में क्या दे रखा है, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे रखे हैं, यानी कि लगातार आने वाले कंटिन्यूस आ रहे हैं, उसके एक के बाद अगले सीरियल पे आ रहा है और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है जो कैसा होगा हमारे। तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं तो हम सबसे पहले ऐसा नंबर छांटते हैं कि जो हमारा कैसा हो। जैसे हमने कोई इवन नंबर ले लिया, ठीक है। इवन नंबर हम जानते हैं वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सपोज़ कि ये पहला हमारा जो नेचुरल नंबर है वो हमने 2n ले लिया, ठीक है। हमारे पास में एक हमने इवन नंबर, क्योंकि हमें मालूम वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम 2 के मल्टीपल में इसको नंबर को ले लेते हैं। और दूसरा नंबर क्या होगा, अगर हमारे पास ये 2n है तो उससे एक अगला वाला हम 2n+1 ले लेंगे। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, यानी प्रोडक्ट की बात चल रही है कि वो क्या होगा, वो कैसा होगा, इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2n का जब मल्टीप्लाई जाएगा इसमें तो 4n² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2n आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ये बताइए कि अगर हम इसको डिवाइड करें, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n² प्लस n यही रहेगा। तो अगर ये नंबर ये भी कैसा है, ये 2 का ही मल्टीपल है, ये नंबर भी क्या है, इसको हम कोई एनी अदर इंटीजर ले लेते हैं तो ये हमारा नंबर क्या है, ये कैसा होगा, 2 का ही मल्टीपल है। तो वो नंबर जो 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं, ठीक है, या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो कोई भी अगर हम 2 नंबर लेंगे कंजुगेटिव, उसमें से एक हमारे पास में इवन है तो अगला वाला हमारे पास ऑड हो जाएगा। सपोज कि 7 और 8 अगर ले लेंगे तब भी वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 9 लेंगे तब भी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप कोई सा भी नंबर ले लिए, एक उसमें से ऑड होगा तो एक दूसरा वाला हमारे पास इवन नंबर होगा। और इवन नंबर हमेशा ही 2 से डिविजिबल होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 आएगा। दैट मीन्स ऑलवेज ही क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा, ना प्राइम होगा, ना ऑड होगा, ना आइदर इवन और ऑड होगा, क्योंकि दोनों में क्या होगा, ये चांसेस दे रखे हैं, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, वो इवन नंबर ही आता है। ये सारे के सारे इनका मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करोगे इसको 2 से, तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, 2 4 जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा है, इवन ही होगा। कैसा होगा, वो इवन होगा। जब भी इनका मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो प्रोडक्ट कैसा होगा, कॉन्जिक्यूटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का इवन नंबर। बस यही हमें सॉल्व करना था। ऑप्शन बी इज और करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी मैथ मेथड। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है MCQ का, ठीक है, ये हमारी सीरीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो टर्म 1 से रिलेटेड है। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4, 5, ओनली 1 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और उनमें से जो प्रोडक्ट उनका आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो आपको एक बात देखनी है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि ऑलवेज। आपको ऐसा नहीं है कि एक बार डिवाइड हो जाए, आपको ये बताना है कि ऑलवेज डिविजिबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जब पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो उनके से लगातार जब आते हैं तो उनमें से जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव, तो उनमें से जो नंबर होगा वो कैसा होता है, इवन होता, मीन्स 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स अगर दे रखे होते हैं n+1 n+2 की फॉर्म में, हमने ये पहले भी जानते हैं n+1 या n+2, ये इस तरह से हमें दे रखे होते हैं, ये 3 से डिविजिबल होते हैं। और जो 2 हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और उनका प्रोडक्ट किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 दे रखे होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और 3 हैं तो वो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। उनमें से एक कोई ना कोई ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड होगा, यानी कि उनका प्रोडक्ट भी 3 से डिविजिबल होता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो ऑलवेज बोला है। अब ये बताओ कि भाई क्या 4 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, नहीं, ऐसा होगा भाई जैसे अगर हमें नंबर दे रखे हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि 24 जैसे है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 3 जा 6 4 जा 24, ये भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो ये हमारा 4 से डिविजिबल हो सकता है इसके लिए, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा ही हम सारे के सारे अगर कॉन्जिक्यूटिव दे रखे हैं तो जरूर नहीं है वो सारे के सारे 4 से डिवाइड हों, ठीक है। जैसे 2 3 जा करेंगे यहाँ से
पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं हमारे पास 1 × 2, ये हमारे पास कंटिन्यूस हो गए, तो इनका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ये 6 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरह से डिवाइड तो हो सकता है, ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, लेकिन ये वाला 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन। और हमें पूछा क्या है कि ऑलवेज डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि हमेशा ही वो डिवाइड करें। 3 लगातार कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हमारे पास जो दे रखे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हमेशा ही डिवाइड करें, ऐसा हमें नंबर बताना है जिससे कि वो ऑलवेज डिविजिबल हो। तो 4 से ऑलवेज तो नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0 आए या 5 आए तभी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है हमारे, ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है ना ही इसमें आया, तो कभी कभी 0 आएगा भी, तो ऐसा जरूर नहीं है कि वो 5 से डिवाइड ऑलवेज हो जाए, तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। अब ओनली 1, क्या 1 ही ऐसा नंबर है जिससे कि हमेशा डिवाइड हो? ऐसा नहीं है, 1 के अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं इससे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम 6 से है कि नहीं। अगर जब भी हमारे पास 3 कंजुगेटिव हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, तो जो 2 होते हैं, कोई से भी 2, उनमें से एक इवन होता है, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा। और दूसरे जब 3 हम लेंगे कंजुगेटिव, हमें 3 दे रखे हैं, तो वो हमारे पास रूल है कि अगर 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं तो वो क्या होते हैं, 3 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो ऐसा नंबर क्या होता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है, या तो ऐसा नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। तो 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं, इसलिए वो 6 से भी डिवाइड होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, और ये हमेशा ही होगा ऐसा, क्योंकि हमेशा ही वो 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी डिवाइड होंगे। जब इनके कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों से ही डिवाइड हो जाते हैं, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है कि ऑलवेज, हमें यहाँ वर्ड जो दे रखा है कि ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा कि वो 6 से हमेशा डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि कभी कभी 4 से, तो कभी कभी हो सकता है ऐसा नंबर भी आएगा जिसमें 0 आ जाए लास्ट में, ठीक है, तो वो 5 से भी हो सकता है। जैसे हम क्या लें, 9, 10 और 11 ले लें, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में एक में 0 आएगा। जैसे अगर हम 9 लेते हैं, 10 लेते हैं और 11 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 11 9 जा 99 और एक 0, तो यहाँ लास्ट में 0 आया तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। तो ना तो ऑलवेज 4 से हो सकता है, ना ही ऑलवेज 5 से हो सकता है, ऑलवेज किससे होगा, 6 से, क्योंकि 6 का रूल क्या कहता है, 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो हमारा ये नंबर अगर 3 कंजुगेटिव ले रहे हैं, तो उसमें से अगर हमारे पास 2 नंबर्स को देखें, हमेशा एक इवन एक ऑड होता है, तो 2 से डिवाइड होता है। अगर टोटल 3 ले लेंगे तो वो क्या होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो नंबर्स हमारा इस तरह के अगर फॉर्म में दे रखा है n+1 n+2 की फॉर्म में, या 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होंगे, वो नंबर फिर हमारा 6 से भी हमेशा ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स किससे डिवाइड हो जाते हैं, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, ठीक है, ओके। इसी तरह से आप फटाफट हमारे जो चैनल है टेस्टी मैथ, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी मैथ। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, तो वहाँ पे आप देखिए जो हमारे रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हम बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। तो चलिए हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, क्वेश्चन एक पूछा है, इफ़ अ रेशनल नंबर p अपॉन q हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q नॉट ऑफ द फॉर्म दिस 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ दिस टाइप। इनमें से अगर हमारे पास रेशनल नंबर दे रखा है और q किस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, ये गिवन है कि नॉट ऑफ द फॉर्म, q नॉट ऑफ द फॉर्म किसके, 2 की पावर m और 5 की पावर n, तब डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या हो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम कैसे लिख सकें, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और q कैसा है, 0 नहीं है, और p और q क्या होते हैं, यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये 2 तरीके से आता है, या तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, मीन्स टर्मिनेट हो जाता है जाके, और कुछ स्टेप्स के बाद में रिमाइंडर हमारा क्या होता है, उसमें 0 हो जाएगा, तो वो डिवाइड क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है, रेशनल नंबर में। और एक ऐसा होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या है, कुछ स्टेप्स के बाद में वही सेम रिमाइंडर बचता है, ये वही बचता चला जाता है। या फिर क्या होता है कि पूरा पूरा जो हमारे पास में कुछ रिमाइंडर्स हैं, वो पूरे ब्लॉक वो रिपीट होता है, ठीक है, रिमाइंडर्स में भी, और इसी तरह से कोसेंट में भी वही आएगा। तो क्या होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो टर्मिनेट नहीं होगा, कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन वहां पर जो हमारा रिमाइंडर है और हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा ब्लॉक वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग होता है,
टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। कैसा होगा ये? रिपीटिंग। यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है रिमाइंडर का, ठीक है। या तो सेम रिमाइंडर बचेगा या फिर वो ब्लॉक रिपीटेशन हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमारा Q कैसी फॉर्म में है ये मेन डिपेंड करता है। तो अब इसके लिए दो फॉर्म बनी है Q के लिए। अगर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n दिया हुआ है तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा डिवाइड क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं गिवन है तब हमारा क्या आता है? तो सेकंड में ये आएगा, ठीक है। जब इस फॉर्म में नहीं है तो यहाँ से क्या क्या है? Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में है तब हमारा क्या होगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में नहीं है तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा हमारा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। जैसे आप ले लीजिए, जैसे अगर कहीं पे हमारे 5/21 लिया तो 5/3 7 जा, तो ये क्या है? न तो 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए कैसा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, जाके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर हमारा, जैसे अगर यहाँ पे हम लेते 1/20 ले लेते, ठीक है। 1/20 को क्या लिख सकते हैं? 4 5 जा, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5। अगर ये वाला डिवाइड या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये यहाँ से हमारा पूरा ये डिवाइड क्या होगा? टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये कंप्लीट आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर आगे चल के रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी हमारा Q इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं होगा, Q नॉट ऑफ द फॉर्म, तब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर के लिए, किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए, वो कैसा होगा? कौन कौन से ऑप्शन है? टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये किसके लिए आता है? जब हमारे पास में Q इस फॉर्म में होता तब होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, केवल ऐसा भी नहीं होगा खाली नॉन टर्मिनेटिंग हो। और देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटेशन। तो जहां नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटेशन है, कब? जब Q हमारा इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसके लिए होता है? इरेशनल नंबर के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है अगर आपके वो क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन चाहे कितना ही घुमा फिरा के आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वहां हमें समस्या आने लगती हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कैसा भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप उसको बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बनी रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथमेटिक्स में। मैं आज आपके लिए फिर से MCQ जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है उसी का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारा टर्म 1 से रिलेटेड है। तो आप देखिए कैसे हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट उसको हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से हमें कैसे टिक करना है। जब हम इसकी एक बार अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस कर लेंगे और ये हम अच्छी तरीके से आने लगेंगे तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की वजह से टाइम लग सकता है, लेकिन ऑप्शन में से जैसे ही हमें पता होगा हम तुरंत इसको टिक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमें बताना है द नंबर पाई इज ए और n, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर या इरेशनल। इनमें से पाई जो नंबर है हमारा मेन, इसको बताना है कि पाई क्या है, एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ए और n यहाँ केवल इसलिए दे रखा है कि आई यहाँ बना हुआ है और ये हमारे कैसे हैं, सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं और ये हमारा वॉवेल से स्टार्ट है, इसलिए हमें ए और n वहाँ पर लगाना पड़ा है कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं कि पाई कैसा होता है और बहुत से बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि ये ज़्यादा कोई टिपिकल ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि पाई कैसा नंबर है। तो पाई हम जानते हैं, पाई की हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने मेंसुरेशन के, तो वहाँ क्या किया है कि पाई की वैल्यू हमने कितनी लगाई है, 22/7 यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये पाई की भाई। 22/7 हमारी जो पाई की वैल्यू हम रखते हैं, पर पाई इज़ नॉट इक्वल टू 27, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, नॉट एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं है, ठीक है। इसकी इक्वल नहीं होता 22/7 के। लेकिन हम इसको जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता तो हम उसको मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। तो नियरेस्ट वैल्यू हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में पाई क्या है, पाई जो हमारी वैल्यू है वो एक्चुअली में अभी तक जब उसको डेसिमल एक्सपेंशन उसका किया गया है तो वो अभी तक उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी नहीं है, यानी वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग है।
रिपीटिंग और रिकरिंग। तो जब ये दोनों कंडीशन होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होता है, तो वो नंबर हमारा कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो बस इसी ऑप्शन को हमें टिक कर देना है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हमें करेक्ट ऑप्शन कर देना है। सेकंड, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 22/7। अगर हमें यही नंबर दिया हो कि 22/7 इज अ और एन कैसा नंबर है? 22/7 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या रेशनल नंबर है, या इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि ये 22/7 क्या है भाई, यहाँ भी हमारे पास ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है। ठीक है, तो जो नंबर इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी 22/7 है। तो यहाँ दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और ये डिनोमिनेटर में इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी कि दो इंटीजर्स का रेशियो है, जहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है, तो वो नंबर कैसे होते हैं? दैट नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। वैसे नंबर जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में हमें लिख सकें, इसके रेशियो में लिख सकें, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, जिससे डिवाइड करें वो हमारा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होता है, और p और q कैसे होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो 22/7 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p हो गया है और ये p है, ये q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि 7 0 नहीं होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से ये नंबर कैसा नंबर हो गया? ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया? 22/7 रैशनल नंबर हो गया। इसकी जगह अगर कुछ भी और भी नंबर होता, 3/4 या 5/6, ये सारे के सारे नंबर कैसे हो जाते? ये भी रैशनल नंबर हो जाते, क्योंकि इन्हें भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। q हमारा 0 नहीं है, यानी कि सारे के सारे नंबर इसी फॉर्म में है, p अपॉन q, p अपॉन, ये भी सारे इंटीजर्स अपॉन इंटीजर हैं। तो ये 22/7 भी क्या है? इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि p की वैल्यू और q इन दोनों का रेशियो को अगर हमें निकालना हो तो वो नंबर कैसे होते हैं? दोनों के रेशियो जो हाँ होते हैं इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो वो नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमारा 22/7 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो बस पाई हमारा रैशनल नंबर है, बट 22/7 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, बस यही हमें बताना था। थैंक यू।